वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई मैं आज आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, हिंदी में बोले तो भाई संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इस सब्जेक्ट को आज हम पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल आप लोगों की भाई 3 यूनिट दी गई हैं, जिन्हें मैं 3 वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बहुत सारे बच्चों के पास फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, तो बहुत सारे बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में भी होता है। तो आज हम भाई ये जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरी जो है खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। बाकी आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में दे रखा है। इसके साथ साथ भाई हमने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप उन सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे फॉलो करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यूनिट स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप लोगों को सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वाइज सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को यही सारे नोट्स जो है फ्री में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। तो यूनिट का नाम जो है भाई हमारा वो है भारत का संविधान एक परिचय, यानी कि इस पूरी यूनिट में भाई हम भारत के संविधान के बारे में ही जानेंगे। भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी बातें जानेंगे। शुरुआत करते हैं भाई अपने परिचय से। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि संविधान है क्या चीज। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, संविधान को आप एक दस्तावेज बोल सकते हो, एक बुक बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें क्या होता है, किसी देश को चलाने के लिए सारे कायदे कानून नियम वगैरह, सरकार की शक्तियां, सरकार के अधिकार, हर एक बात जो है लिखी होती है देश को चलाने के लिए। तो इसी बुक को या इसी दस्तावेज को हम संविधान जो है कहते हैं। अब ये जो संविधान है ना भाई, ये एक जीवित पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि संविधान भी जीवित है, संविधान में भी जान है, ऐसा भाई विश्लेषकों का मानना है, यानी कि पढ़े लिखे विद्वानों का मानना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भाई कि संविधान, यानी कि आप खुद सोचो एक बुक कैसे जीवित हो सकती है, उसमें जान कैसे हो सकती है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों को भाई ये तो पता ही होगा कि साइंस के अनुसार जिस भी चीज में बदलाव हो रहा है, जिस भी चीज में परिवर्तन हो रहा है, समझ लो उसमें जीवन है। ये सब चीजें आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी। तो अगर हम संविधान की बात करें तो भाई संविधान जो है इसमें भी तो बदलाव होता रहता है। आप भारत का ही संविधान ले लो एग्जाम्पल में, तो भाई जब से भारत का संविधान बना है, क्या तब से उसमें कितने सारे बदलाव होते आए हुए हैं। स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे बदलाव जो है भारत के संविधान में हुए हैं, और बाकी सारे देशों के संविधान में भी बदलाव होते रहते हैं। तो इसी वजह से भाई संविधान को जो है जीवित पार्ट बोला गया है, यानी कि संविधान भी जीवित होता है। अब भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये संविधान बनाया किसने है भाई। तो भाई ये संविधान सभा ने बनाया। सभा यानी कि आप बैठक बोल सकते हो, इसमें बहुत सारे लोग थे, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है ये संविधान बनाया, पूरा प्रिपेयर करा है। अब इस सभा का चुनाव जो है वो 1946 में किया था कि इसमें कौन कौन से लोग जो है सभा में होने चाहिए, कौन कौन जो है संविधान बनाएगा। तो ये सारे लोगों ने फिर मिलकर जो है संविधान बनाया। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था, तो भाई इसकी पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि सबसे पहले इन लोगों ने काम करना कब शुरू करा था। तो इसकी पहली बैठक हुई थी भाई आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को। ये सारी बातें भाई आप अपने जो है आंसर के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोगों को ये भी नॉलेज होगी कि भाई इस संविधान सभा ने पूरा बना तो लिया संविधान को भारत के, लेकिन इसमें टाइम वगैरह कितना लगा। तो पूरा टाइम भाई आप लोगों का 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनाने में। ये रेडी हो चुका था आप लोगों का 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा रेडी हो चुका था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम जो है गणतंत्र दिवस बनाते आए हैं भारत में। ठीक है भाई। अब भाई जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 74-75 साल हो गए भारत को, और इसमें भाई 100 से ज्यादा जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। संशोधन का क्या मतलब है, यानी कि इसमें बदलाव हो चुके हैं 100 से ज्यादा 74 साल के अंदर अंदर। जबकि आप दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी देशों के संविधान देखोगे तो उनमें भाई इतने ज्यादा बदलाव जो है नहीं हुए, इतने ज्यादा संशोधन जो है नहीं हुए, जबकि वो भारत के संविधान से भी बहुत ज्यादा पुराना है। अब भाई संविधान भी जो है वो 2 तरह के होते हैं। वो कैसे, एक होता है भाई लिखित संविधान और एक होता है अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं होता। तो लिखित संविधान जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भारत का संविधान कैसा है,
तो भाई भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये तो थी भाई सिर्फ बेसिक नॉलेज भारत के संविधान के बारे में, जो आई होप आप लोगों को समझ में आई गई होंगी और ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सी बातें इनमें से पता ही होंगी। मेन जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से, आप लोगों से पेपर में पूछ लेता जाता है कि भाई भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। फिर भाई आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी विशेषताएं जो है बता देनी है। तो समझते हैं भाई हमारे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला भाई विशेषता ये आप लोगों को पता ही होगी कि भारत का भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा लिखित संविधान तो है ही है, लेकिन सबसे लंबा संविधान है भाई हमारा। विश्व में किसी भी देश का जो है इतना लंबा संविधान नहीं है जितना हमारा संविधान है। अब ये भाई इतना बड़ा लिखित संविधान कैसे बन गया हमारा, क्योंकि भाई जब इसे बनाया गया था तब भाई इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 जो है भाग थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक संविधान एक बुक है, इस बुक के टोटल भाई कितने 22 पार्ट है, यानी कि ये बुक जो है 22 पार्ट में बनी है। आपने भाई पहले प्रीवियस क्लासेस में या क्लासेस में देखा होगा ना, एक बुक के भाई 2-3 पार्ट होते हैं, लेकिन संविधान हमारा इतना बड़ा है, इसके टोटल 22 पार्ट है, 22 भाग है। रही बात अनुसूची की, तो टोटल इसमें 8 चैप्टर आप बोल सकते हो और अनुच्छेद को आप टॉपिक्स जो है बोल सकते हो, यानी कि 395 टॉपिक्स है इसके अंदर। तो खुद सोचो भाई कितनी बड़ा संविधान है हमारा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और इसके पीछे रीजन यही है कि भाई इसमें जो है 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग थे जब इसे अपनाया गया था, यानी कि जब ये पहली बार आया था। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई भाई, अनुच्छेद जो है आज के टाइम पे 448 के आसपास है। अनुसूची जो है आप लोगों की भाई 12 अनुसूची हो गई और भाग जो है अब आप लोगों के 25 भाग हो गए। तो इसी वजह से भाई भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये एक हमारे संविधान की विशेषता थी। अगला है भाई हमारी विशेषता, हमारा सफलतम संविधान है। अब वो कैसे भाई, आप दुनिया में और देशों को भी देखोगे तो बहुत से संविधानों को क्या है दोबारा से क्रिएट करा गया है, लेकिन हमारा संविधान जो है जब से बना है तब से भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस तो करे हैं हम लोगों ने, लेकिन इसे दोबारा कभी क्रिएट नहीं करा। ये वैसी का वैसी है, इसकी मूल संरचना जो है वैसी की वैसी है, बस समय के अकॉर्डिंग जो है हम थोड़े थोड़े बदलाव इसमें करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। तो ये भी एक हमारी जो संविधान की विशेषता है। अगली संविधान की विशेषता क्या है भाई हमारी, ना ज्यादा कठोर है हमारा संविधान और ना ही ज्यादा लचीला है। कहने का मतलब ये है कि भाई हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई संविधान में संशोधन वगैरह तो कर सकते हैं, बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन बदलाव जो है अगर खुद सोचो इतनी आसानी से होने लगेंगे तो कोई भी मिसयूज कर लेगा भाई हमारे संविधान का। तो इतनी आसानी से भाई बदलाव भी नहीं होते हमारे संविधान में, बदलाव हो भी जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं होते। तो यही सेंस है भाई, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीला है हमारा संविधान। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है, और ये मौलिक अधिकार जो है भाई लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, भारत के लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में भाई आप लोगों को संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में जो है मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में पता ही होगा कि भाई हमारे जो है वो मौलिक अधिकार कितने हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टोटल भाई आप लोगों के पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब टोटल सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। जो 7वां अधिकार था मौलिक अधिकार, उसे भाई हटा दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, और वो मौलिक अधिकार आप लोगों को संपत्ति का अधिकार था। तो अब बस ये 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हैं हमारे। इसी टाइप से भाई अगली विशेषता जो है हमारी 5वीं विशेषता, वो है मौलिक कर्तव्य। तो भाई संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी लिखे हैं जिन्हें हम सभी नागरिकों को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई इसे एक चीज और याद रखना, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, यानी कि जो सबसे पहला संविधान हमने बनाया था ना, जो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे भाई मौलिक कर्तव्य जैसी कुछ भी चीज नहीं थी हमारे संविधान में। ये बाद में भाई 1976 में जाके 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जुड़ा है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में। और 1976 में भाई आप लोगों के जो मौलिक कर्तव्य दिए गए थे संविधान में, वो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन भाई 2002 में
86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए, यानी कि अब जो आप लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, जिन्हें भाई भारत के सभी नागरिकों को जो है निभाना चाहिए अच्छे से। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, तो भाई उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, इन्हें आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। नोट्स वगैरह आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सब कुछ सीक्वेंस वाइज जो है देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं भाई अपना सिक्स्थ जो हमारी विशेषता है संविधान की, वो है भाई एकल नागरिकता। अब आप लोगों को ये तो पता है कि भाई भारत में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे लिंग के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं और बहुत सारी नस्ल के लोग रहते हैं। लेकिन भारत का संविधान सिर्फ भाई एकल नागरिकता का ही प्रोविजन जो है प्रोवाइड कराता है, यानी कि भारत के संविधान में एक ही नागरिकता की बात की गई है। भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह पर रहता हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी नस्ल हो, उसकी कोई भी जाति हो, उसकी नागरिकता एक ही रहेगी, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। और नागरिकता का नाम क्या है भाई, हमारी भारतीय। हम बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो ये हमारी नागरिकता है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। तो यही एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, जो हर किसी के संविधान में नहीं होता। ठीक है भाई। सातवां है भाई हमारा विशेषता, वो है भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसे भी भाई आपने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी। इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो, या आप कहीं भी रहते हो भारत के अंदर, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप भाई अपना जो है वोट दे सकते हो, अगर आपकी उम्र जो है पूरी हो चुकी है। ये जो उम्र जो है वोट देने की वो 18 साल है, आप लोगों को पता ही होगा। पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 18 साल इसे कर दी गई है। तो 18 साल की उम्र का कोई भी बंदा हो, चाहे वो भाई किसी उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, अमीर हो या गरीब हो या कुछ भी हो, बस नागरिक होना चाहिए भारत का, तो भाई वो अपना जो है वोट डाल सकता है। तो यही है हमारा भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो हर किसी देश में नहीं होता। इस वजह से हमारी संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता। अब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं भाई भारत में जो है कई तरीके के धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म जो है भारत में छोटे मोटे और कई तरीके की जातियां हैं। तो इसलिए भाई भारत के संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान जो है किया गया है, जिसका मतलब ये है कि भाई भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो किसी भी एक स्पेशल धर्म को जो है स्पेशल अधिकार नहीं देता, कुछ स्पेशल नहीं मानता। सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है भारत में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को विशेष अधिकार दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। और इस चीज का प्रावधान जो है आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली है कि भाई धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले एक्सप्लेन तो था हमारे संविधान में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, इसे कुछ और तरीके से बातों से लिखा हुआ था, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का यूज नहीं किया गया था। लेकिन भाई 42वां संविधान संशोधन के तहत इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी जोड़ दिया गया भारत के संविधान में और प्रस्तावना में भी जोड़ दिया गया। तो आई होप आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। इसे आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और बातें लिख रखी है, ज्यादा खास नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली विशेषता की, वो है भाई हमारी समाजवाद। तो भाई समाजवाद होता क्या, पहले तो ये समझो। देखो भाई समाज के जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, इन लोगों की भलाई के बारे में सोचना ही समाजवाद कहलाता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं इन शॉर्ट में। तो भाई भारत में जो मूल भारत का संविधान था, यानी कि ओरिजिनल जो संविधान था भारत का, जब शुरू में लागू हुआ था, उस टाइम पे भाई भारत में समाजवाद नाम का कोई शब्द जो है नहीं था भारत के अंदर, लेकिन समाजवादी विचार जरूर जुड़े हुए थे भाई भारत में, यानी कि समाजवादी सिद्धांत जरूर जुड़े हुए थे। और वो आप लोगों के कहां पे जुड़े हुए थे भाई, भाग 74 में जुड़े हुए थे संविधान के, जिसमें भाई संविधान में समाज के गरीब लोग, पिछड़े हुए लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारी जो है प्रावधान किए गए थे, बहुत सारी व्यवस्था जो है की गई थी। फिर भाई जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने भाई क्या करा, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवाद शब्द को भी जोड़ दिया हमारे संविधान में। तो ये भी भाई एक विशेषता है हमारे संविधान की। आई होप आप लोगों को समाजवाद का मतलब समझ में आ ही चुका होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट विशेषता की, वो है भाई हमारी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था को भी मैं आप लोगों को फटाफट समझाता हूं। देखो भाई आप लोगों को पता ही होगा भारत में जो सरकार होती है
वो कैसे होती है, मान लो सरकारी एरिया, ठीक है। तो सरकार भाई भारत में दो लेवल की होती है। एक होती है भाई केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है, जिसमें हम पीएम मुख्य होता है और आज के टाइम पे मोदी जी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। दूसरी होती है भाई राज्य की सरकार, और हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, जिनकी मुख्य जो पद होता है, मुख्य जो पोस्ट होती है वो होती है सीएम की, जिसमें हर राज्य में अलग अलग सीएम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली की बात करें तो भाई आप लोगों के केजरीवाल जी हैं, यूपी की बात करें तो भाई आदित्य योगीनाथ जी हैं। तो इसी टाइप से अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीएम होते हैं। तो यही चीज भाई भारत की जो सरकार की पावर है वो दो हाथों में बांट दी है, यानी कि दो स्तर पे बांट दी है। इसी को संघीय व्यवस्था जो है बोला जाता है। और ये चीज आगे चलकर भाई 3 स्तरों में हो गई थी। पहले तो सिर्फ 2 स्तर में थी, आगे चलकर ये टोटल 3 स्तर में हो गई। फिर आप लोगों को पता तीसरा स्तर कौन सा है भाई, स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में भी भाई 2 सरकारें आती हैं। कौन सी, एक आती है आप लोगों की गांव वाली सरकार और एक आती है नगर वाली सरकार। गांव वाली सरकार इन द सेंस जिसे आप पंचायत वगैरह कहते हो ना, वो होती है गांव वाली सरकार। और नगर निगम जिसे आप कहते हो, ये होती है हमारी शहर वाली सरकार। तो इस टाइप से भाई भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये 3 स्तरीय हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन शुरू में सिर्फ 2 स्तरीय थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी संघीय व्यवस्था। अब ये जो संघीय व्यवस्था है ना भाई, ये हमने भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से जोड़ी है, यानी कि इसका प्रावधान कनाडा के संविधान को देखकर ही हमने किया है अपने संविधान में। और इसके बारे में भाई भारत की अनुसूची 7 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, इन तीनों सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, 2 सरकारों का इनका क्या काम होना चाहिए, इसके लिए भाई भारत ने जो है सूची बना रखी है अपने संविधान में, जिन्हें हम भाई केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। जो केंद्र सूची है इसमें भाई आप लोगों के जो पूरे देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार, जिसमें भाई पीएम पोस्ट होती है इंपॉर्टेंट, उनके कामों के बारे में लिखा होता है केंद्र सूची में। और राज्य सूची में भाई जो सीएम के होते हैं, राज्य की सरकार होती है, उनके कामों के बारे में लिखा होता है। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखा होता है जिन पे भाई सीएम और पीएम दोनों की सरकारें जो है मिलकर काम कर सकती हैं। बढ़ते हैं भाई अगली विशेषता की तरफ, वो है भाई हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखो भाई क्या है, जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के एक सलाहकार हुआ करते थे, जो थे हमारे बीएन राव। कौन थे भाई, बीएन राव। तो ये बीएन राव जो थे, इन्होंने सलाह दी संविधान सभा को कि भाई मौलिक अधिकार जो है हमारे वो 2 तरीके के होने चाहिए, जिसे भाई मौलिक अधिकार 1 के नाम से और मौलिक अधिकार 2 के नाम से जो है लिखा जाना चाहिए संविधान में। देखो भाई इनके विचार को मान तो लिया गया, लेकिन इस नाम से जो है बिल्कुल भी नहीं रखा गया इन चीजों को। मौलिक अधिकार आप जानते हो है, लेकिन जो मौलिक अधिकार 2 की भाई बात करी थी बीएन राव जी ने, उसको आज भाई हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं भाई। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। उस टाइम पे भाई संविधान सभा को ये लगा कि लोगों को कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो संविधान उन्हें देता हो और उनसे कोई और छीन नहीं सकता हो। तो उन सारे अधिकारों को इन्होंने रख दिया मौलिक अधिकारों में। और दूसरी तरफ भाई कुछ ऐसे भी अधिकार होंगे जो जगह और परिस्थिति के अनुसार लोगों को मिलने चाहिए, तो उन सारे अधिकारों को रख दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसके तहत क्या करते हैं भाई राज्य परिस्थिति और जगह के अकॉर्डिंग जो है लोगों को सुविधाएं या अधिकार जो है प्रोवाइड कराते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत से राज्यों में अलग अलग कानून आप देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं, शिक्षा वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, समारोह वगैरह से यानी कि पार्टी वगैरह कोई कर रहा हो उनसे रिलेटेड कानून वगैरह अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कानून है, बहुत सारे जो अधिकार है जो राज्य स्तर पर ही अलग अलग होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बारे में भाई हमारे संविधान में जो है वो भाग 4 में जो है लिखा गया और अनुच्छेद भाई 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसका प्रावधान भाई हमने कहां से लिया है, इसका प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी ये जो लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, इन्हें पढ़ने की भी वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मौका मिला तो कभी आप लोगों को इनको डीप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बढ़ते हैं भाई अपने 12th विशेषता की ओर, वो है भाई हमारी स्थानीय सरकार या स्वशासन। अभी मैंने आप लोगों को थोड़े पहले ऊपर संघीय व्यवस्था पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था सरकार जो है वो 2 स्तरीय थी, फिर जाके जो है तीसरे स्तर पे हो गई, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार या स्वशासन। तो ये वही विशेषता है भाई हमारी, और ये
कब जुड़ी थी भाई? ये जुड़ी थी 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। और ये स्थानीय सरकार के भाई जो सपना था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर भाई भारत को विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो सबसे पहले भारत के भाई जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका विकास करना होगा। इस वजह से स्थानीय शासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी भाई हमें जो है हर जगह की प्रॉब्लम के बारे में पता चल पाएगा। तो ये भी भाई एक हमारी विशेषता थी। अब भाई कुछ अलग से टॉपिक जो है आप लोगों की बुक वगैरह में दिए गए हैं, आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन ये जो मैं टॉपिक्स अब आप लोगों को कराने वाला हूँ ये भी कहीं ना कहीं भाई हमारे संविधान की जो है विशेषता है। जैसे कि भाई आप लोगों का पहला टॉपिक है, आप लोगों की बुक में आप लोगों को संघीय गणराज्य के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा, या इसके अलावा एक और टॉपिक दिया गया है जो आप लोगों का शक्तियों का पृथक्करण के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को संघीय व्यवस्था ऊपर समझा चुका हूं, उसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संघीय व्यवस्था कह लो या संघीय गणराज्य कह लो, बात एक ही है। रही बात भाई शक्तियों का पृथक्करण, तो कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि भाई भारत में जो है जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसी भी एक हाथ में नहीं दी गई है, बल्कि अलग अलग करके जो है दी गई है। जैसे विधायिका को अलग शक्ति है, न्यायपालिका को अलग शक्ति है, और कार्यपालिका को अलग शक्ति दी गई है। तो इसी चीज को बोला जाता है भाई शक्तियों का पृथक्करण। इसी टाइप से भाई अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो वो भी भाई शक्ति जो है एक ही गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई केंद्र सरकार की अलग शक्ति है, राज्य सरकार की अलग शक्ति है, और जो हमारी स्थानीय सरकार आती है कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ी बहुत पावर जो है दी गई है। तो इसी चीज को बोलते हैं भाई शक्तियों का पृथक्करण। आई होप आप लोग ये टॉपिक जो है समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा कानून का शासन। ये भी भाई संविधान की एक विशेषता है, और इसका साफ सिंपल सा मतलब ये है कि कानून भाई सबसे ऊपर है, यानी कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अब ये चीज भाई आई कहां से, हमारे संविधान में या बाकी देशों के संविधान में? तो भाई ये फ्रांस के एक वाक्यांश से लिया गया है। वाक्य क्या था भाई फ्रांस का? ले प्रिंसिपा दे ला लीगलाइट। तो ये एक भाई वाक्यांश था फ्रांस का, जिससे ये कानून का शासन का प्रावधान जो है लिया गया है। अब कानून के शासन के अकॉर्डिंग भाई जो सरकार होती है ना किसी भी देश में, वो कानून के द्वारा चलनी चाहिए, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसे चला रहा है, यानी कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए, बल्कि कानून के अकॉर्डिंग सरकार को चलना चाहिए। इसी को कहते हैं भाई कानून का शासन, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। अब इसमें भाई तीन बातें और आती है कानून के शासन में, जैसे कि भाई आप लोगों का सबसे पहला है कानून की सर्वोच्चता, यानी कि कानून जो है वो सबसे सर्वोच्च है, और कानून भाई सभी पर जो है लागू होता है, चाहे वो देश का नागरिक हो या देश का नागरिक ना हो, सभी पे जो है कानून लागू होता है। वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, सभी पे जो है कानून लागू होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है वो है भाई कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसका मतलब यह है कि भाई कानून जो है वो सबके लिए ही समान है, चाहे वो बंदा कितना ही अमीर हो, उसकी पोस्ट कुछ भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री तक क्या क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, कोई चीज मैटर जो है नहीं करती है, कानून सबके लिए जो है समान रहने वाला है। और तीसरी जो बात की गई है, इसमें तीसरी बात ये की गई है कि भाई कानून की प्रबलता। प्रबलता मतलब होता है एक तरीके से भाई मजबूत, किसी को मजबूत बनाए रखना। तो भाई कानून को मजबूत बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था वगैरह होनी बहुत जरूरी है, यानी कि एक सिस्टम होना जरूरी है जो कानून की देखरेख करे, कानून को बनाए रखे पूरे देश में। तो इसके लिए भाई स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है प्रावधान किया गया है, तभी भाई सभी देश में जो है न्यायपालिका होती है, और भारत में स्पेशली जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कानून का शासन। ये जो तीन बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, इन्हें कानून के शासन के तीन स्तंभ भी बोला जाता है। बाकी डीप में आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया है बुक में वो है भाई संप्रभुता। संप्रभुता को भाई इंग्लिश में सोवरेनिटी कहते हैं, और मैं अगर आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाऊं संप्रभुता का, तो भाई मान लो ये रहा एक देश, तो इस देश का पूरा कंट्रोल उस देश के लोगों के हाथ में है, उस देश के पास है, तो इसे ही कहेंगे कि भाई वो देश संप्रभु देश है। जैसे कि भाई हम एग्जांपल लेते हैं भारत का। भारत जो है भाई, भारत का पूरा कंट्रोल किसके पास है? भारत के नागरिकों के पास है, क्योंकि भारत में भारत के लोग ही डिसाइड करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा,
और जनता चाहे तो भाई उन्हें वोट ना देकर उस पद से हटा भी सकती है। इसके साथ साथ भाई कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुद्दे वगैरह होते हैं तो भाई भारत के ऊपर जो है किसी का दबाव नहीं होता, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, भारत अपने डिसीजन जो है खुल के ले सकता है। तो इसी चीज को बोला जाता है भाई सोवरेनिटी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण कंट्रोलेशन जिस देश के पास होता है भाई उसी कहते हैं संप्रभु देश, जैसे कि हमारा भारत देश है। लेकिन भाई अगर हम बात करें दूसरे देशों की, जैसे कि भाई ब्रिटेन हो गया या ब्रिटेन जैसे कुछ और भी देश हो गए, वहां पे भाई पूरा कंट्रोल जो है वहां की जनता के हाथों में नहीं होता। जैसे कि भाई ब्रिटेन में अगर आप देश का राष्ट्रपति वगैरह चुनते हो या प्रधानमंत्री वगैरह चुनते हो, बेसिकली आप प्रमुख बंदा जो होता है देश का, जिसके पास सारी पावर होगी, तो उसे भाई ब्रिटेन में जनता नहीं चुनती, उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह जो है ब्रिटेन में नहीं होती, बल्कि वो सारी चीजें कैसे होती है, वंशानुगत होती है। वंशानुगत इन द सेंस, मान लो कोई बैठा हुआ है अभी उस पोस्ट पे, फिर जब वो भाई उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कोई उसका रिश्तेदार या जो भी उसके रिश्ते में लगता होगा वो आके बैठ जाएगा उस पोस्ट पे, तो इसे कहते हैं भाई वंशानुगत। जबकि भारत में ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में चुनाव कराए जाते हैं, कोई वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से भारत जो है एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत के पास जो सत्ता है, जो पावर है, वो लोगों के पास है और लोग ही सबसे ऊपर है। बात करते हैं भाई अपने अगले टॉपिक की, जो है भाई लोकतंत्र। ये भी टॉपिक बहुत आसान है, बट ये सारे टॉपिक आप लोगों को अलग से दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, लेकिन भाई ये सारी विशेषता ही है आपके संविधान की। अब लोकतंत्र भाई आपने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोक मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब आप लोगों का होता है शासन। तो यानी कि इन शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊं तो लोगों के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में आप लोगों ने देखा लोगों का ही शासन होता है भाई, लोग ही वोट डालते हैं, लोग ही राष्ट्रपति चुनते हैं, लोग ही उपराष्ट्रपति चुनते हैं या सभा के सदस्य वगैरह चुनते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह चुनते हैं, सीएम वगैरह चुनते हैं। तो देखा जाए तो पूरा कंट्रोलेशन किसके हाथ में है भाई? लोगों के ही हाथ में। तो इसी को कहते हैं हम लोकतंत्र। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो रही होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का तो चुनाव लोग नहीं करते बल्कि नेता वगैरह मिलके करते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, वो नेता वगैरह मिलके करते हैं, लोग वगैरह मिलके नहीं करते। बट क्या आप खुद सोच के देखो, वो जो नेता हैं उन्हें तो भाई लोगों ने चुन के भेजा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी किसने चुना है? लोगों ने ही चुना है। आई होप आप लोगों को ये लोकतंत्र भी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई अपने धर्मनिरपेक्ष की। ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर ही विशेषता में पढ़ा चुका हूं, अलग से आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ पे बस आप लोगों के बुक में एक शब्द और जोड़ दिया गया है, सर्वधर्म समभाव। इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे अलग से नीचे लिख रखा है सर्वधर्म समभाव का मतलब। अब ये भाई सर्वधर्म समभाव जो है वो हिंदू धर्म की एक अवधारणा है, यानी कि हिंदू धर्म में एक सोच है और उस सोच को नाम क्या दे दिया गया है? सर्वधर्म समभाव। अब वो सोच क्या है या वो विचार क्या है हिंदू धर्म के अंदर? वो सोच ये है, वो विचार ये है कि भाई हिंदू धर्म ये कहता है कि सभी धर्मों के रास्ते जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का जो लक्ष्य है, सभी धर्मों का जो नियत है, वो सब एक ही है। और इसी को बोला गया है सर्वधर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म और समान भाव। भाव मतलब फीलिंग, लक्ष्य, नियत। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्वधर्म समभाव जो है भाई ये एक हिंदू धर्म का विचार है, और इस विचार के अनुसार क्या है कि सभी धर्मों के जो है रास्ते बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है वो सभी धर्मों की एक ही है। यानी कि कोई भी धर्म आप लोगों को ये नहीं सिखाता कि तुम एक दूसरे से बैर करो, लड़ाइयां करो, मारपीट करो, ऐसी कुछ गलत बातें जो है कोई भी धर्म नहीं सिखाता, बल्कि सभी धर्म ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो है शांति बनी रहे। फिर चाहे वो भाई मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म एक ही चीज चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में शांति बनी रहे। सबका लक्ष्य एक ही है, कोई गलत चीजें जो है कोई भी धर्म आप लोगों को नहीं सिखाता। तो ये विचार है भाई हिंदू धर्म का, और इस विचार को ही नाम दिया है भाई सर्वधर्म समभाव। अब ये जो विचार है ना भाई, इस विचार को गांधी जी ने बहुत फॉलो किया, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत फॉलो किया, और रामकृष्ण परमहंस जी जो है
उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है इस विचार को माना, इस विचार को फॉलो किया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है भाई हमारी आलोचना। यानी कि भाई कुछ लोगों ने संविधान की हमारी आलोचना भी करी है, बुराई करी है, तो वो सब पढ़ते हैं। और भाई इस चीज को भी आप जो है पेपर में ऐड जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आप लोगों को एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई पढ़ते हैं आलोचना। तो भाई पहली आलोचना ये है, जो आलोचना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने तो ये बोला है कि भारत का संविधान है ना बहुत ज्यादा भीमकाय आकार का, यानी कि बहुत ही बड़ा संविधान है। और ये कहते हैं कि भाई इसमें पहले के टाइम पे 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और अब जो है भाई लगभग आपके 400 450 के आसपास जो है अनुच्छेद हो चुके हैं, तो ये और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब ऐसे में आलोचक ये बोलते हैं, बुराई करने वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई 230 वर्षों में भाई अमेरिका के संविधान में सिर्फ 29 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में 70 सालों में 100 से भी ज्यादा बदलाव हो चुके, संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसे करके भाई बुराई करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई अगर भारत का संविधान इतना ही बढ़िया होता तो भाई इसमें इतने सारे बदलाव क्यों होते 70 सालों के अंदर अंदर, जबकि भाई जो अमेरिका का संविधान है उसे तो 230 साल हो गए और उसका सिर्फ बदलाव जो है, संशोधन जो है सिर्फ 29 बार ही हुआ है। तो ऐसे कंपेयर करके भाई बुराई करते हैं आलोचक। दूसरी क्या है भाई आलोचना, दूसरी आलोचना भाई आलोचक ये कह के कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो एक उधार का थैला है। यानी कि भारत ने जो क्या करा है, भारत के संविधान में कुछ भी अपना नहीं है, बल्कि सब भारत के संविधान में अलग अलग देशों से लिया हुआ है। जैसे कि भाई कनाडा से मैंने आप लोगों को बताया था संघीय व्यवस्था ली थी, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, ब्रिटेन से ली है, और भी आयरलैंड वगैरह बहुत जगह से जो है भारत के संविधान में प्रावधान जो है लिए गए हैं। तो इस वजह से आलोचक ये कहते हैं कि भाई भारत के संविधान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब जो है कॉपी करा है भारत ने। अगली आलोचना भाई क्या करते हैं आलोचक, वो ये कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं कि कम है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इतना बड़ा हो चुका है भारत का संविधान, और बहुत ज्यादा जटिल भी है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस विविधतापूर्ण और जटिलनेस के चलते हुए भाई भारत का संविधान अगर मान लो कोई नॉर्मल नागरिक पढ़ना चाहे और पढ़ने के समझना चाहे तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भाई उससे ये इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इतनी सारी जो चीजें भर दी है भारत के संविधान में, या इतना मुश्किल है संविधान, इतना मुश्किल बना दिया भर भर के, तो एक आम नागरिक को भारत का संविधान इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे करके बुराई करते हैं आलोचक। अगली आलोचना क्या है भाई, अगली आलोचना आलोचक ये कहकर करते हैं कि भाई भारत के संविधान में जो चीजें हैं ना, भारत के संविधान में बहुत सारे कायदे कानून नियम वगैरह ऐसे हैं जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था उसमें से सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया। और उस टाइम पे आप लोगों को पता है भाई अंग्रेज थे, और अंग्रेजों के तहत ये चीज जो है की गई थी, भारत में कुछ कानून नियम वगैरह जो है बनाए गए थे 1935 में। आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि भाई भारत ने सेम टू सेम चीजें जो है बहुत सी कॉपी कर ली 1935 के अधिनियम से ही। तो बस भाई यही सारी आलोचना करी है, इसके अलावा और भी बहुत सी आलोचना हो सकती है, बट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी ही इनफ है पेपर की दृष्टि से। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज जो है डीप में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी आप लोगों को सारे चैप्टर्स जो है करा दूंगा। कोई दिक्कत लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और टीचिंग में कोई दिक्कत हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। और अगर टीचिंग बढ़िया लगे तो प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना मुझे मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।